Hello everyone, myself Rahul Vyas from PS Chetta. फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हमारा जो टॉपिक है इसमें बात कर रहे हैं हम अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों के बारे में कि अपर्दन करने वाले जो विभिन्न प्रक्रम हैं उनके द्वारा जो स्थलाकृतियां हमारे अर्थ पर क्रिएट होती हैं उन सभी के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम आज बात करेंगे हिमानी के द्वारा निर्मित होने वाली जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं, जो हिमानी अलग अलग आकृतियां हमारे अर्थ पर उसके गति करने के कारण जो है निर्मित होती है, उन सभी को यहाँ पर आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हिमानी प्रक्रम में हिमानी का आशय क्या होता है, हिमानी किसे कहा जाता है, इस पर हम चर्चा करें। तो यहाँ पर डेफिनेशन में आप यह कहेंगे कि हिमानी, ठीक है, हिमानी का एक और अर्थ होता है हिमनद, ठीक है, हिमानी और हिमनद एक ही है। तो हिमनद को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेशियर, ठीक है। अब ये हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर तीनों चीजें क्या है, तो यह इस प्रकार से वस्तु है। हम यह जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर अगर कोई विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि अगर पाई जाती है, ठीक है, तो उस बर्फ राशि को ही क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। अब आपने एक चीज तो सुनी होगी, बर्फ के बारे में आप सब जानते हैं, बर्फ को इंग्लिश में आइस कहा जाता है। अब बर्फ आपने देखी भी है और यहाँ पर हिमानी से थोड़ा सा इसको कनेक्ट कीजिए। बर्फ जो होती है वो एक बिल्कुल एक ठोस वस्तु या हम कहें कि ठोस पिंड के रूप में आपने देखा है, परंतु उसकी जो साइज होती है वह क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जब हम बर्फ से हिमानी को समझने का प्रयास करते हैं तो जो बड़ी बड़ी जो है बर्फ की राशि होती है, ठीक है, गतिशील बर्फ की राशि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति भी करती है, उन सभी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं, ठीक है, ग्लेशियर इसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से समझेंगे कि आपने अगर किसी एरिया में, जैसे कि हमारे जो ठंडे प्रदेश होते हैं, चाहे आप भारत के जम्मू कश्मीर वाले इलाके में जाएंगे तो वहां जो ठंड वाला एरिया है, जहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो बर्फ की बारिश होती रहती है वहां पर, तो उस प्रकार जो है कोई अगर एरिया है जो ठंडे प्रदेश है, वहां पर अगर बर्फ की विशाल जो है मात्रा पाई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हिमानी भी कहते हैं, हिमनद भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे ही कहा जाता है ग्लेशियर। अब यहाँ पर जो हिमानी होती हैं वह क्या करती हैं, अपने भार के कारण पर्वतीय ढाल, ठीक है, जिस एंगल में भी जो है किसी पर्वत का अगर ढाल होगा उसी के अनुसार ये जो हिमानी होती है वह क्या करती है, अनुसरण करते हुए नीचे की ओर, ठीक है, कहां पर नीचे की ओर यानी कि धरातल की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो अत्यधिक जो है हम हिमानी की बात करते हैं तो हिमानी जो है बर्फ की बहुत बड़ी जो है विशाल जल राशि होती है, वह कहां पर पाई जाएगी, पहली चीज तो कि यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर जो बर्फ की बारिशें आप देखते हैं, ठीक है, जहां पर बर्फ गिरती रहती है वहां पर अगर बर्फ की मात्रा बिल्कुल एक विशाल पैमाने पर जमा हो जाती है तो उस प्रकार जो है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो है टीले होते हैं उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर ही जो है क्या है, एक विशाल जो है बर्फ की जल राशि होती है, उसी को हम यहाँ पर हिमानी भी कहते हैं। तो हिमानी के बारे में मैंने आपको बताया। अब यह हिमानी जो होती है यह अलग अलग क्रियाएं करती है, क्योंकि अत्यधिक जो भी हिमानी होती है वह कहाँ पर मिलेगी हमें, बर्फ, तो यह आपको पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है जहां पर बिल्कुल ठंडे प्रदेश मौजूद है। हमारे अर्थ के उसी वाले रीजन में आपको हिमानी की गतिशील होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो ज्यादातर उसी रीजन में देखने को मिलेंगे, चाहे आप हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे, साउथ पोल की जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ज्यादातर हिमानी या हम कहें कि ग्लेशियर्स मिलते हैं। जैसे भारत में भी आप देखेंगे तो काराकोरम ग्लेशियर है, ठीक है। तो इन सब की जो है ऊंचाइयां और इनकी जो है अलग अलग स्थितियां आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पर हिमानी की जो गतिविधियां हैं जियोग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करते हैं, तो हिमानी मुख्यतः तीन प्रकार से क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। अभी हम अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियों को पढ़ रहे हैं, तो हिमानी तीन प्रकार से अपर्दन किस किस प्रकार से करती है। एक तो यह करती है उत्पाटन की क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लकिंग। अब उत्पाटन की क्रिया मैंने आपको बता रखा है कि इसमें क्या होता है कि जब हिमानी पर्वतीय इलाकों से धरातल वाले इलाके तक पहुंचती है तो उसमें जो है यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आ जाती है, और वह टेम्परेचर में कमी आने के फलस्वरूप चट्टान को क्या कर देती है, उसमें प्रवेश करके उसको तोड़ देती है। इसको मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। तो ये उत्पाटन की क्रिया इस प्रकार से करती है। उसके बाद
अपघर्षण की क्रिया यानी अब्रेशन की जो क्रिया है, इसमें क्या होता है कि जो बर्फ की विशाल जलराशि है हिमानी, तो उसमें क्या होता है कि जो जब वह अपरदन करती है तो उसमें अवसाद भी जो है मौजूद होते हैं, चाहे छोटे कंकड़ पत्थरों से लगाकर बड़े बड़े जो है उसमें कंकड़ पत्थर मौजूद होते हैं। तो वह कंकड़ पत्थर जो अवसाद है उससे अगर किसी चट्टान का अपरदन हो जाता है तो उसी को अपघर्षण कहा जाता है। तो यह अपघर्षण की क्रिया भी करती है। उसके बाद सन्निघर्षण की भी जो है यह यानी कि एट्रिशन की जो है क्रिया यह हिमानी करती है। सन्निघर्षण का तात्पर्य मैंने आपको बता रखा है, जिसमें यहाँ पर जब अवसाद के ही कण आपस में टकराकर जो है छोटे हो जाते हैं, उनका खुद का अपरदन हो जाता है अवसादों का ही, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सन्निघर्षण। तो ये 3 प्रकार की जो है क्रियाएं क्या करती है, हिमानी करती है। और इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे अर्थ पर अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी भी आती है इसी में कि हिमरेखा, हिमरेखा किसे कहा जाता है इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो पहले तो ये कि पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ऊंचे वाले इलाके, पर्वतीय वाले क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि नॉर्थ पोल हमारे अर्थ का और साउथ पोल, वह रेखा जिसके ऊपर क्या हो वर्ष भर हिम का यानी कि बर्फ का क्या रहे आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती है, हिम रेखा कहलाती है। अब हमारे अर्थ पर जो बर्फीले इलाके होते हैं जहां पर क्या होती है कि बर्फ गिरती ही रहती है निरंतर, वहां पर जो है बर्फ किसी एक एरिया में जमा हो जाती है, तो उन सभी एरिया को क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक हिम रेखा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। सभी हिम वाले जो क्षेत्र हैं हमारे अर्थ पर उनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सा यहाँ पर मान लेते हैं कि एक क्षेत्र ये है हमारी अर्थ का, ठीक है, यहाँ पर मैं पृथ्वी बना देता हूँ, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पर पृथ्वी पर अगर कोई ये वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कोई ठंडा इलाका है जहां पर जो है हिम क्या हो रही है, जम रही है और वहां पर बर्फ की विशाल मात्रा है हिमानी फैली हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर इसके यहाँ पर अगर फिर से ऐसा ही कोई क्षेत्र है, इसके अलावा यहाँ पर ही ऐसा कोई क्षेत्र है, तो इस प्रकार से जो भी ठंडे प्रदेश होते हैं उन सभी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहा जाता है, हिम रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हिम रेखा इसे कहा जाता है। इसके बाद एक और यहाँ पर टर्म्स आती है इसी में कि हिम छत्र। हिम छत्र क्या होता है समझिएगा, इससे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार समझते हैं कि बर्फ से ढकी हुई ऊंची पर्वत चोटियां जिससे क्या होता है हिम नद निकलता है। अब हिम नद जिसे मैंने अभी आपको ग्लेशियर के रूप में हिमानी के रूप में बताया, इसे आप यहाँ पर पहले इस प्रकार से समझ लीजिए कि हिम नद को जब आप 2 शब्दों में तोड़ते हैं तो एक तो होता है हिम और दूसरा होता है नद। हिम से यहाँ पर आप यह मीनिंग समझते हैं कि हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, नद का मतलब होता है नदी, ठीक है। तो हिम नद को भी आप नॉर्मली सामान्य रूप से इसे याद रखने के लिए फॉलो कर सकते हैं कि बर्फ की जो है बहने वाली जो नदी होती है उसी को क्या कहा जाता है, हिम नद कहा जाता है, ठीक है। बर्फ की नदी या बर्फ वाली जो है नदी, बहने वाली जो नदी होती है उसी को क्या कहते हैं, हिम नदी कहते हैं, ठीक है। तो बर्फ से ढकी हुई ऊंची पर्वत चोटियां जहां से क्या हो हिम नद निकलती हो उसे हम कहते हैं हिमचक्र। अब यहाँ पर आप समझेंगे जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यह एक कोई पर्वत है या पर्वत चोटी है, तो यहाँ से अगर कोई हिमनद निकल रही है, हिमनद का मतलब कोई बर्फ की जो है नदी है, ठीक है, वह अगर यहाँ से निकल रही है तो जो बर्फ की नदी है या हिमनद जिसे हम कहते हैं हिमानी, ठीक है, तो अगर हिमानी यहाँ से अगर निकल रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, हिम छत्रक कहेंगे, ठीक है। जहां से भी कोई अगर हिमनद निकलती है, हिमानी अगर निकलती है तो उसी को क्या कहा जाता है, उस इलाके को हिमनद कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे हिमानी से निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में। हिमानी भी सभी जितने भी प्रक्रम हैं उसी के प्रकार से यहाँ पर यह भी 2 प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। एक है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां यानी कि कटाव करने के माध्यम से जो स्थलाकृतियां बन जाती हैं। इसके बाद दूसरा जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां यानी कि जिसमें अवसाद को किसी एक स्थान पर जमा करने के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियां निर्मित हो जाए उसे हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। तो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में जो हिमानी है वह कौन कौन सी आकृतियां बनाती है, एक तो यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम गह्वर, टार्न, नुनाटक, कोल, श्रृंग व पुच्छ, मेषशिला,
फिर निक्षेपणात्मक की जब हम बात करें तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर आकृतियां निर्मित होती हैं, हिमोड़, एस्कर, केम, केटिल, ड्रमलिन, हिमानी, अवक्षेप मैदान, ये सभी जो है आकृतियां कौन बनाती है? हिमानी बनाती है। हिमानी का तात्पर्य बर्फ की विशाल मात्रा होती है, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे, फर्स्ट आकृति की बात करते हैं। यहाँ पर हिमानी एक आकृति बनाती है जिसका नाम है मेषशिला या भेड़ पिट शिला। अब शिप रॉक्स की जो आकृति है वह किस प्रकार से निर्मित होती है, पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। जो हिमानी होती है इसकी क्षयात्मक प्रक्रिया प्रणाली, क्षयात्मक प्रक्रिया प्रणाली का तात्पर्य यानी कि उसकी जो अपर्दन करने वाली जो प्रक्रिया है, जिसमें मैंने अलग अलग आपको 3 क्रियाएं बताई, जिसमें वह उत्पाटन करती है, अपघर्षण करती है, सन्निघर्षण करती है। तो ये क्षयात्मक प्रक्रिया प्रणाली जो है मुख्यतः शिलाखंडों यानी कि जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें तथा शेलों को, ठीक है, चट्टानों को घीसने तथा उन्हें उखाड़ कर अलग कर देने या दूर हटा देने की ही है, ठीक है। तो हिमानी क्या करती है, किसी जो है चट्टान को हटाकर या उसको तोड़कर या फिर उड़ाकर जो है अलग हटा देती है। तो इस प्रकार से वह इन क्रियाओं में तो करती करती है, साथ में वह क्या करती हैं, जो तली होती है, ठीक है, जहां पर हिमानी का जो तल होता है वहां पर जमे हुए जो रोड़े, कंकर, पत्थर, शेलों को रगड़ते तो है ही, साथ ही उन्हें क्या कर देती है, वह खोखला बना देती है अंदर से, और कहीं कहीं जो है घिसकर क्या कर देती है, चमक भी जो है वह जाती है, ठीक है। मार्ग की समतल और उबड़ खाबड़ जो है सभी शेलें इनकी रगड़ से क्या हो जाती हैं, घिसकर चटनी हो जाती है। अब इसी जो है लैंग्वेज को आप चित्र में समझेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें ये जो है यह क्या है, एक चट्टान है, ठीक है। तो जब कभी भी क्या होती है कि अगर हिमानी किसी चट्टान वाले जो है उसके ऊपर से प्रवाहित होती है, ठीक है, तो इस चट्टान से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये जो है हिमानी इस प्रकार से यहाँ पर यह लुढ़क रही है, यानी कि वहां पर सन्निघर्षण की प्रोसेस भी हो रही है, अपघर्षण की भी प्रोसेस कर रही है। तो यहाँ पर जब हिमानी ऐसे डायरेक्शंस में क्या कर रही है, किसी चट्टान से होकर उस पर अपर्दन की क्रिया करती है, तो जहां से यह प्रवेश करती हैं जिस भी चट्टान के इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, जो दिशा होती है हिमानी की, उस दिशा में क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा वह क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, क्योंकि वह क्या करती है, उस पर अपर्दन की क्रिया कर देती है। तो जो इस पर ये वाला हिस्सा है जिस पर वो अपर्दन की क्रिया करती है हिमानी, वह क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है और उसको घिस घिस कर चिकना कर देती है। और इसका जो अपोजिट वाला हिस्सा है जो एक ढाल के रूप में यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से जब हिमानी उतरती है तो यहाँ पर यह क्या करती है, इसकी जो अपर्दन की क्रिया है वह क्या हो जाती है, थोड़ी कम पड़ जाती है। तो यहाँ का जो इलाका है वह क्या हो जाता है, उबड़ खाबड़ वाला एरिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यह कहेंगे कि जो जिससे होकर ज्यादातर वह अपर्दन की क्रिया कर देती है वह चिकना हो जाता है, और अपोजिट वाला हिस्सा वह क्या होता है, एक उबड़ खाबड़ वाला जो है हिस्सा रहता है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से कोई हिमानी किसी चट्टान को घिस घिस कर चिकना कर देती है और इस प्रकार की कोई आकृति कर देती है जो एक हमें भेड़ की पीठ के समान जो है दिखाई देती है, ठीक है। तो भेड़ के पीठ की जो है आकृति हमें जब दूर से यहाँ पर ये कोई आकृति दिखाई देती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेषशिला कहते हैं या भेड़ पीठ शिला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक इमेज में देख पाएंगे कि इस पर जो है हिमानी ने क्या की, अपर्दन की प्रोसेस की, और यहाँ पर जब इसका जो ये वाला हिस्सा है जिसमें क्या की, हवा की डायरेक्शंस या हम कहें कि जिस भी दिशा में वह गति कर रही थी हिमानी, उसने क्या किया, यहाँ पर इस पे अपर्दन किया। अपर्दन के फलस्वरूप ये वाला जो पोर्शन है या क्या हो गया, चिकना हो गया। और जहां से जो अपोजिट डायरेक्शन से उसमें क्या हो रही है, हिमानी जो कम अपर्दन करती है तो वो वाला हिस्सा जो है क्या होता है, एक थोड़ा हमें उबड़ खाबड़ वाला एरिया दिखता है। इस प्रकार से अगर कोई आकृति आपको जब दूर से हिमानी के द्वारा निर्मित आकृति दिखाई देती है जो भेड़ के पीठ की समान की होती है तो उसे ही हम कहते हैं भेड़ पीठ शिला, ठीक है। अब हम आगे देखें, नेक्स्ट स्थलाकृति की बात करें यहाँ पर, तो इसमें आता है यू आकार की घाटी। अब यू शेप्ड वेले जो है वह हिमानी किस प्रकार से बनाती है, समझिए पहले यहाँ पर कि पहाड़ों पर पहले से मौजूद अगर कोई नदी घाटी है तो उसमें हिमानी के लंबवत अपर्दन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। पहाड़ों पर पहले से मौजूद जो नदी घाटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वी आकार की घाटी, ठीक है। इस चित्र में आप देख पाएंगे
कि पहाड़ों पर जो मैंने आपको बताया था कि नदी के माध्यम से जो है कौन सी घाटी बनती है, तो वी आकार की घाटी बनती है। तो अगर किसी ऐसे वाले एरिया जहां पर क्या हो कि बर्फ वाला एरिया भी है और वहां पर जो है नदी ने कभी पहले कोई वी आकार की घाटी का जो है निर्माण कर दिया, तो वहां पर अगर कोई पहले से मौजूद क्या है, वी आकार की घाटी मौजूद है, तो उसमें क्या करे, हिमानी लंबवत अपर्दन करे। लंबवत का मतलब बिल्कुल ऐसे खड़े रूप में जो है वह क्या करे, अपर्दन करे, तो उससे यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। कैसे हो जाता है यहाँ पर समझेगा कि जब इस वी आकार की घाटी में आप देखेंगे कि यहाँ पर तो इसने नदी ने इसको काट के वी शेप में कर दिया, परंतु अगर किसी पर्वतीय इलाके से हिमानी क्या हो रही है, लुढ़क लुढ़क कर आ रही है नीचे की ओर, तो वह क्या करेगी, इस पर अपर्दन की क्रिया करेगी। अब यहाँ पर जब इस पर वापस हिमानी जो है क्या करेगी, वी आकार की घाटी पर अपर्दन की क्रिया करेगी, तो वह भी क्या करेगी, लुढ़क लुढ़क कर जो है इसका शेप परिवर्तित करेगी। अब शेप जब वह अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप इसको इस प्रकार से, क्योंकि हिमानी क्या होती है, वह लुढ़कती है, तो लुढ़कने के फलस्वरूप उसका जो आकार है वह क्या हो जाता है, यू आकार का हो जाता है। कुछ इस प्रकार आप देख पाएंगे यू आकार की घाटी की इमेज, कि यहाँ पर जो हिमानी है वह वी आकार की घाटी को ही क्या कर देती है, यू आकार की घाटी में चेंज कर देती है अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप। अब हम आगे नेक्स्ट आकृति की बात करें, इसमें आती है लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली का जो निर्माण है हिमानी किस प्रकार से करती है, यहाँ पर पहले हम बात करें तो जब हिमनद, ठीक है, जो हिमानी है इसकी मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक हिम नदी घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियां क्या होती है, मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है। पहले आप इसी लैंग्वेज को पहले इमेज में समझिए। इस इमेज में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, यू घाटी का निर्माण मैंने आपको भी बताया, तो यू घाटी का जब निर्माण हिमानी ने कर दिया है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हिमानी ने इस प्रकार से यहाँ पर अपर्दन की क्रिया की थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो अपर्दन की क्रिया करते हुए उसने यू घाटी का निर्माण किया था, तो यहाँ पर भी जो है एक शेप का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम लटकती घाटी। इसी इमेज को आप समझिएगा इस वाली इमेज में। लटकती घाटी किस प्रकार से होती है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसमें कहा गया है कि मुख्य घाटी के तल में, इस इमेज में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक जो मुख्य हिम नदी है, ठीक है, यह है एक मुख्य मेन जो हिम नदी है या हिमनद कहें हम, तो एक मुख्य हिमनद है वह यहाँ से प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पर तो इसने कटाव किया ही किया है, ठीक है, मुख्य हिमनद। अब साइड से क्या हो रहा है कि कुछ अलग जो है अन्य सहायक जो हिम नदियां हैं, ठीक है, वह क्या कर रही है, पर्वतों से निकल कर यहाँ पर आकर जो है इस प्रकार से कटाव करते हुए जो है इस मुख्य सहायक जो हिमनद है उसमें आकर मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया बहुत सारे जो इलाकों में ठंडे प्रदेशों में होती रहती है, जहां पर एक मुख्य हिमनद में क्या होता है कि बहुत सारी जो सहायक यहाँ पर हिमनद होते हैं वह क्या होते हैं, कटाव करते हुए मुख्य हिमनद में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो बीच वाला एरिया होता है जहां पर सहायक हिमनदों ने क्या किया, कटाव किया, तो यहाँ पर जब आप मुख्य हिमनद पे यहाँ पर खड़े हुए होकर देखेंगे, ठीक है, इस वाले इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जब आप खड़े होकर इस तरफ देखेंगे तो ये जो घाटी आपको दिखेगी, यह क्या दिखेगी, आपको लटकती हुई घाटी प्रतीत होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो घाटी का निर्माण होता है सहायक हिम नदों के माध्यम से, इसी को क्या कहा जाता है, लटकती जो है घाटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट शिलाकृति, इसमें आता है हिम गह्वर या सर्क आकृति। प्रमुख शिलाकृति है हिम के द्वारा निर्मित। यहाँ पर यह किस प्रकार से निर्मित होती है, पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियां हटती हैं तो वहां क्या हो जाता है, आराम कुर्सी की तरह की आकृति बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, सर्क कहा जाता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि यह एक क्या है, पर्वत है, ठीक है, इस इमेज में आप देखेंगे यह क्या है, एक पर्वत है। अब यहाँ से जब क्या होता है कि जो हिमानियां है वह क्या करती है, नीचे की ओर लुढ़कती रहती हैं, तो वहां से क्या हो जाती है, जब वह धरातल की ओर प्रवेश करती हैं, क्योंकि जिस ओर भी ढलान होगी पर्वत की उस ओर जो है हिमानी क्या करती हैं, वह प्रवाहित होती हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार से हिमानियां क्या होती हैं कि नीचे की ओर आती है, तो वह क्या करेगी, अपर्दन क्रिया करेगी। अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर अगर पर्वत का कोई एक हिस्सा वह क्या कर दे, काट दे, ठीक है, तो कटाव करने के फलस्वरूप यहाँ पर एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे जो स्थलाकृति आपको कुछ आराम कुर्सी की तरह दिखाई देती है। जैसे कि आप
कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको फील आता है कि हाँ हम इस पर आराम से बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक स्थलाकृति बनती है जिसे हम कहते हैं सर्क। अब इसी चीज को आप इस वाली आकृति में समझेगा। ये एक पर्वत का वन साइड वाला हिस्सा है। इसमें मैंने आपको बताया अभी कि अगर कोई हिमानी जो पर्वत वाले इलाके से नीचे लुढ़क रही है, इस प्रकार से लुढ़कती, तो यहाँ पर क्या कर देती, इस पूरे वाले रीजन को, पर्वत वाला जो हिस्सा है इसको क्या कर देती है, काट देती है। अब काट देने के फलस्वरूप जो ये आकृति है, पर्वत का ये वाला हिस्सा है, वो कुछ इस प्रकार से जो है बन जाता है। तो यहाँ पर आप जब बैठेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप आराम से इस पर्वत पर विराजित हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आकृति पर्वत के वन साइड वाले हिस्से में पड़ती है उसे हम कहते हैं हिमगह्वर या सर्क आकृति। इसी जगह पर आपको एक और आकृति दिखेगी जिसका नाम है टार्न। जब झीलों का हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक बताया था कि हिमानी के अपरदन के फलस्वरूप एक झील का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं टार्न झील। तो जब सर्क का निर्माण होता है किसी पर्वत वाले हिस्से में हिमानी के कटाव के फलस्वरूप, और उस रीजन में अगर क्या होता है कि ये जो वाला हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, टार्न कहा जाता है। अब इसी टार्न में क्या होता है कि अगर यह एक गड्ढा होता है टार्न, ठीक है, हिमानी के कटाव करने के फलस्वरूप, तो जो गड्ढा होता है इसमें अगर झील यानी कि वहां पर अगर पानी भर जाता है वर्षा करने के माध्यम से, तो वहां पर क्या होता है, एक झील बन जाती है जिसे कहते हैं हम टार्न झील। और टार्न क्या है, तो टार्न एक इसी प्रकार से जो हिमानी कटाव करती है तो एक गड्ढा जो है पर्वत पर बन जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है टार्न। अब हम यहाँ आगे देखेंगे, नेक्स्ट आकृति आती है इसमें एरिड। एरिड भी जो है इसी प्रकार से पर्वतों पर हिमानी के कटाव के फलस्वरूप बनती है। सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें बात करें तो किसी पर्वत के अगर दोनों ओर, ठीक है, दोनों साइड पर क्या हो, सर्क का विकास हो जाए, तो विकसित होने से क्या होता है कि मध्य का भाग जो है वह अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है, जिसे कहा जाता है एरिड कहा जाता है। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि एरिड हमें किसे कह रहे हैं यहाँ पर, तो यह जो कटाव किया गया था, क्या किया गया था कि अगर हिमानी एक साइड तो अभी काट रही थी जिसे हमने सर्क कहा, अगर इसी प्रकार का दूसरी जगह भी जो है, दूसरी साइड भी जो क्या कर दे, हिमानी कटाव कर देती है, और कटाव करने के फलस्वरूप दोनों साइड सर्कों का निर्माण हो जाए, ठीक है, सर्क जो है इस साइड भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा। तो जब दो सर्क जो है किसी पर्वत पर बन जाते हैं तो यहाँ पर जो बीच वाला ये दिख रही है लाइन, ठीक है, ये बीच वाली लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एरिड कहते हैं। जैसे इस आकृति में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साइड तो हिमानी ने काटा, इसे हमने कहा सर्क, फिर हिमानी ने इस साइड भी जो है अपर्दन किया, तो इस साइड भी जो है सर्क का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर जो ये वाले हिस्से हैं, ठीक है, कटाव करने के फलस्वरूप जो ये किन्नौर बचती है, ठीक है, उठा वाला हिस्सा रहता है, इसे ही क्या कहा जाता है, एरिड कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक स्थलाकृति यहाँ पर ही बनती है जहां पर सर्कों का विकास होता है, तो उसे हम कहते हैं एरिड। अब नेक्स्ट आकृति की बात करेंगे हम, गिरिशृंग या हॉर्न। बहुत ही फेमस है हॉर्न आकृति की। हिमानी किस प्रकार से बनाती है, यहाँ पर हम बात करें कि जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से सर्क बनने लगते हैं तो बीच का जो नुकीला शीर्ष है वह क्या होता है, हॉर्न कहलाता है। अब अभी जो हमने बात की यहाँ पर जो नुकीला सिरा था, ठीक है, ये वाला था, इसे हमने एरिड कहा है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे इसी इमेज में गिरिशृंग जो है वह क्या है, एक नुकीला हिस्सा है। अब जब कभी भी क्या होता है कि जो हिमानी है वो पर्वत के चारों ओर, ठीक है, अभी तक हमने सर्क का जो निर्माण देखा वह वन साइड हुआ, जब सर्क का दो साइड जो है निर्माण कर देती है हिमानी तो उसे हम वहां पर एरिड आकृति का निर्माण हो जाता है। अब जब कभी हिमानी क्या करती है कि पर्वत के चारों ओर अपर्दन की क्रिया करने के फलस्वरूप क्या कर दे कि चारों ओर सर्क ही सर्क जो है बना दे, ठीक है, तो वहां पर जो नुकीला शीर्ष है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर गिरिशृंग या हॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो इस इमेज में भी आप देख पाएंगे, यह इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यह है मैटरहॉर्न, विश्व प्रसिद्ध है मैटरहॉर्न, यह आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यह जो पर्वत है इसी प्रकार से हिमानी ने इसको क्या कर दिया, इस साइड से भी काटा, इस साइड से भी काटा, और इसके अपोजिट वाले, तो चारों तरफ से जब काट दिया हिमानी ने तो यहाँ पर जो नुकीला हिस्सा बचा, तो इसी आकृति को क्या कहते हैं हम, गिरिशृंग या हॉर्न कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है, मैटरहॉर्न, जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे नुनाटक आकृति की। अब नुनाटक आकृति जो है हिमानी किस प्रकार से बनाती है, यहाँ पर पहले मैं इसको लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि विशाल हिम क्षेत्र के मध्य में
विशाल हिम क्षेत्र का मतलब जहां पर कहीं भी अगर कोई ऐसा एरिया है हमारे अर्थ का जहां पर दूर दूर तक जो है पूरी हिमानी बिछी है, यानी कि बर्फीला वाला एरिया है, उसमें क्या हो उसके मध्य में कोई ऊंचा सा टीला दिखाई देता है, ठीक है, जो खड़ा वाला हिस्सा है, ऊंचे हुए जो है स्तंभ हमें जो है दिखाई देते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, नुनाटक कहते हैं। घर्षण द्वारा यह जो टीला है, ठीक है, जो खड़े हुए नुनाटक होते हैं वह क्या हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। और ज्यादातर जो है आपको नुनाटक है, जो हम कहें कि हिम क्षेत्रों में ऐसे टीले जो है वह कहाँ पर मिलेंगे आपको, ग्रीनलैंड व अंटार्कटिका में मिलते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में समझ पाएंगे नुनाटक हम किसे कह रहे हैं। जैसे ये जो पूरा एरिया है वह क्या है, एक हिम क्षेत्र है जहाँ पर पूरा जो है बर्फ ही बर्फ जो है बिछी हुई है चारों तरफ। तो यहाँ पर आप जो इसमें खड़ी हुई शिलाकृतियां देखेंगे, ऊंची उठी हुई शिलाकृतियां देखेंगे, ये सभी क्या है, यहाँ पर नुनाटक होती है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जो ऊंचे हुए उठे हुए टीले होते हैं बर्फीले वाले एरिया में, उसे हम यहाँ पर नुनाटक कहते हैं। और ज्यादातर यह आपको कहाँ मिलेंगे, जो ग्रीनलैंड अंटार्कटिका वाले जो ठंडे प्रदेश है उस वाले रीजन में आपको ये आकृतियां देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट आकृति की बात करें, हिमशैल। हिमशैल को इंग्लिश में कहा जाता है आइसबर्ग। अब हिमशैल क्या है और किस प्रकार से यह निर्मित होती है, तो यहाँ पर आप पहले समझिए। यह थोड़ा इमेजिनेशन जब आप करेंगे थोड़ा माइंड में, जब आपको यह आकृति समझ में आएगी, जब किसी प्रदेश का, ठीक है, हिम आवरण या कोई हिम नदी बहती बहती समुद्र तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर पहले समझिए कि किसी प्रदेश में क्या हो रहा है कि एक हिमनद, ठीक है, कोई हिमानी या हिमनद जो बर्फ की बहने वाली नदी है, वह क्या कर रही है, हिम नदी बहते बहते एक स्थान से क्या हो रही है कि समुद्र तक वह पहुंच जाती है, समुद्र के करीब चली गई। तो समुद्र की लहरें जो हैं उससे क्या हो जाता है, टूटकर उसके कुछ भाग, ठीक है। हिम नदी का तात्पर्य मैंने आपको अभी बताया, हिमनद का मतलब क्या होता है कि उसमें बर्फ की जो है नदियां होती हैं, यानी कि उसमें बर्फ ही बर्फ जो है बह रही है। तो उस जब वह हिम नदी क्या होती है कि समुद्र के पास बहती बहती चली जाती है, तो वहां पर जो समुद्र की लहरें क्या कर देगी, उसकी जो हिमनद की कुछ भाग होते हैं, ठीक है, उस पार्ट्स को क्या कर देती है, वह तोड़ देती है, और तोड़कर वह भाग जो है क्या हो जाते हैं, समुद्र में तैरने लग जाते हैं। इस प्रकार जो तैरते हुए हिमखंड के बड़े बड़े टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, हिम शेल कहा जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख पाएंगे, यह है एक हिम शेल आइसबर्ग। आपने बहुत सारी जो है मूवीज में भी देखा होगा कि जो आइसबर्ग हैं, जैसे कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, बड़े बड़े महासागर समुद्र में भी जो इस प्रकार से बर्फीले जो चट्टाने हैं वह तैरती हुई जो आपको मिल जाएगी। तो ये जो चट्टाने होती है वह निर्मित इसी प्रकार से होती है कि अगर कोई किसी हिमानी वाले क्षेत्र से अगर कोई हिमनद बहती बहती समुद्र की लहरों के पास पहुंच जाती है, तो समुद्र की लहरें क्या कर देती है, उसे कुछ पार्ट्स को तोड़कर अपने पानी वाले जल वाले एरिया में लेकर उसको निकल जाती है। तो लहरें जब इस प्रकार से कोई आइसबर्ग को तोड़कर अपने साथ ले जाती है तो उसे हम कहते हैं हिम शेल। अब यहाँ पर आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि यह जो हिमशैल है ज्यादातर आपको ग्रीनलैंड या हम कहें कि जो ठंडे प्रदेश है जैसे कि अंटार्कटिका वाले जो है महाद्वीप, तो वहां पर आपको इस प्रकार के जो है हिमशैल काफी जो है मात्रा में देखने को मिलेंगे। अभी जो हिस्ट्री में हम बात करें कि जो टाइटेनिक जहाज था, ठीक है, टाइटेनिक जहाज के पीछे भी जो है डूबने के कारण यहाँ पर ये माना जाता है कि जो टाइटेनिक जहाज था जब वह किसी बड़े हिमशैल से टकराया था, तो टाइटेनिक जहाज जो है वह टूट गया था, और टूटने के बाद जो है वह डूब गया था। तो टाइटेनिक जो है डूबने के कारण भी जो है इसको माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आकृति की, इसमें आता है हिमोर। हिमोर जो है यह क्या है, इसको जानते हैं हम यहाँ पर पहले कि हिमानियां जो होती हैं, ठीक है, हिमानियों द्वारा अपर्दित यानी कि कटाव और परिवहित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पदार्थों का निक्षेप क्या होता है, हिमोड़ कहलाता है। यह प्राय उन्हीं स्थानों पर जो है होता है जहां हिमानियां क्या होती हैं, पिघल कर जल में परिवर्तित होने लग जाती है। अब नॉर्मली आप समझेंगे कि हिमोड़ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले कि जब कभी भी क्या होता है कि हिमानियां अपर्दन करती हैं, ठीक है, तो अपर्दन के फलस्वरूप वह क्या हो जाती है कि कटाव करती हैं। तो जिस भी पर्वत का वह क्या करती है, कटाव करती है, अपर्दन करती है, तो वह क्या कर लेती है, अवसाद को अपने साथ जो है ग्रहण कर लेती है। अब उसी अवसाद को वह क्या करती है, परिवहित करती है। परिवहित का मतलब परिवहन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वह ले जाती है।
तो हिमानियां इस प्रकार से अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और जहाँ कहीं भी जो कोई स्थान पर अगर हिमानी क्या कर दे, उन अवसादों को निक्षेप कर दे, निक्षेप का मतलब जमाव कर दे, उसका एक जगह इकट्ठा कर दे, तो उसी के फलस्वरूप अगर कोई आकृति निर्मित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। जैसे कि आप इस एक यहाँ पर आकृति में देख पाएंगे कि यह जो है क्या सरफेस है, और हिमानी जो है किसी स्थान से लेकर जो है क्या कर रही है, अवसाद लाकर जो है यहाँ पर उसने जमा कर दिए। ये सभी जो है इसमें क्या होता है कि अवसादों में हिमानी बड़े कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर, बालू इत्यादि जितने भी बड़े छोटे पिंड सब कुछ जो होते हैं अवसाद के रूप में, मिट्टी की बात करें सब कुछ, वह क्या करती हैं, वह किसी एक ही स्थान पर जो है जमा कर देती है। तो इसमें सब कुछ अवसाद के जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब वह क्या कर देती है, किसी एक जगह जो है इनका निक्षेप कर देती है, तो यहाँ पर जो आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस इमेज में भी आप देख पाएंगे जो ये मिट्टी के रूप में आप देख रहे हैं, यह भी कुछ इस प्रकार से ही जो है अवसादों का निक्षेपण यहाँ पर करती है, जिसे हम कहते हैं हिमोड़। ठीक है, तो हिमोड़ नॉर्मल मिट्टी के समान जो है कण होते हैं जो हिमानी के द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं। ठीक है, तो ये आकृति होती है हिमोड़। अब हम आगे नेक्स्ट आकृति की बात करें, हिमोड़ टीला या दीर्घ कुटिका, ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्रमलिन। ठीक है, तो ड्रमलिन को हिंदी में हिमोड़ टीला और इंग्लिश में ड्रमलिन कहा था। ड्रमलिन बहुत ही फेमस है। अब ड्रमलिन किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में क्या हो, जमा होता है, तो उससे बनी जो स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है, ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार जो है वह एक उल्टे हुए नौका जो होती है यानी कि नाव के समान जो है देखने को मिलता है। अब इसी बात को आप इमेज में समझेंगे इसमें कि क्या हो रहा है। इस साइड से जो है कोई हिमानी का जो है फ्लोएंस है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी कि हिमानी इस डायरेक्शन से आ रही है। यहाँ पर क्या है, एक चट्टान है। ठीक है, तो इस चट्टान पर क्या किया, हिमानी ने जब यहाँ पर यह इस ओर से आ रही थी तो इस पर जो है हिमानी को जो है क्या कर दिया, यहाँ पर यह क्या कर दिया, अवसादों को यहाँ पर इसने जमा कर दिया, जिसे हम कहते हैं अवसादों को हिमोड़। ठीक है, तो हिमोड़ों के जहां पर जमा होने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो जाए कि एक गुंबदाकार टीले के रूप में, गुंबद की आकृति जो है कुछ इस प्रकार से होती है, आप जानते होंगे। तो जो गुंबद की आकृति के फलस्वरूप यहाँ पर अगर हिमानी के जो अवसाद होते हैं हिमोड़ के जमा करने के फलस्वरूप अगर कोई गुंबदाकार टीले का जो है निर्माण हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, ड्रमलिन कहा जाता है। तो यह जो है उल्टे नाव के समान जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप नाव को पलट देंगे तो कुछ आकृति इसी प्रकार से दिखेगी जिसे हम कहते हैं गुंबदाकार शेप। ठीक है, तो यह आकृति है ड्रमलिन। अब नेक्स्ट आकृति आती है आउटशेप मैदान। आउटवॉश प्लेन क्या है इसको हम जानते हैं। यहाँ पर आउटशेप मैदान जो होते हैं यह हिमानी के पिघलने पर बने हिम जल के प्रवाहित होने से हिमोड़ एक चादर की भांति काफी जो है बड़े क्षेत्र पर विस्तृत हो जाते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि हिमोड़, हिमोड़ क्या है, तो हिमानी के द्वारा इकट्ठे किए गए जो है अवसाद होते हैं। अब अवसादों को जब कहीं क्या होता है कि जो हिमानी होती है वह क्या हो जाती है, पिघल जाती है, और वह हिम जल यानी कि जो ठंडे जल के रूप में क्या हो जाती है, वह प्रवाहित होने लग जाती है, और वह क्या कर देती है, अपने जितने भी अवसाद है उसको एक पूरे एरिया में, रीजन में जो है क्षेत्र में क्या करती है, पूरे चादर के रूप में, ठीक है, सपाट रूप में वह फैला देती है। तो बड़े क्षेत्र में जब इस प्रकार से कोई हिमानी अवसादों को बिखेर कर पूरे क्षेत्र में फैला देती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अवक्षेप मैदान कहते हैं। जैसे इस इमेज में आप समझ पाएंगे, यहाँ पर है आउटवॉश प्लेन। ठीक है, आउटवॉश जो प्लेन का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई हिमानी क्या कर रही है, नीचे की ओर आ रही है धरातल वाले रीजन में, तो यहाँ पर जो मैदान था इस पर इसने क्या किया कि जो अवसाद है, अवसादों के जो कण है या जिसे हम कहें हिमोड़, तो हिमोड़ों का जो निक्षेप है पूरे इस वाले रीजन में इसने क्या कर दिया, बिछा दिया। तो इस वाले जो पूरे एक मैदान का जो है यहाँ पर निर्माण हो गया जिसे हम कहेंगे अवक्षेप मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मैदान का निर्माण हिमानी करती है जिसे हम कहते हैं आउटपोस्ट प्लेन। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। अब नेक्स्ट आकृति की बात करें हम तो इसी आकृति में आता है मृदुकटक या एस्कर्स। ठीक है, अब यह जो आकृति है यह क्या है, अवक्षेप मैदान से ही रिलेट करती है, इसे यहाँ पर समझिएगा। एस्कर्स क्या होते हैं, तो यह लंबी प्रायः घुमावदार कम ऊंचाई की श्रेणियां होती हैं जो रेत तथा बजरी के जमा होने से बनती। रेत बजरी का तात्पर्य भी यहाँ पर क्या होता है कि
जो अवसाद के ही जो है ये हिस्से होते हैं। तो इनके जमा होने के फलस्वरूप भी एक आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं एस्कर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी अवसादों का अगर जमाव किया और एक मैदान बना, तो उसी मैदान में, ठीक है, आउटवॉश प्लेन में क्या हो जाए कि कुछ इस प्रकार की आकृति निर्मित हो जाए, जो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया, हिमानी ने जो अवसाद यहाँ पर इकट्ठा किए थे, ये सभी जो है ब्लैक डॉट्स जो है, ये क्या है, अवसाद है। तो ब्लैक डॉट्स के जो है यानी अवसाद के जो है जमा होने के फलस्वरूप अगर कोई आकृति, ठीक है, घुमावदार, एक रोटेशनल तथा कम ऊंचाई की, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है, लगभग 30 मीटर से जो है ज्यादा नहीं होती है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो इस प्रकार की आकृति अगर किसी अवक्षेप मैदान में हमें मिलती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम एस्कर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और जो है आकृति इसी प्रकार से यहाँ पर जो अवक्षेप मैदान है इसमें भी जो है क्रिएट होती है, जिसे हम कहते हैं कंकत गिरी या केम्स आकृति। अब ये आकृति किस प्रकार से बनती है, तो ये अवसादी जमाव की पहाड़ियां होती है, यानी इसमें भी जो है क्या होता है कि हिमानी अवसाद को एक जगह इकट्ठा करती है, तो उससे निर्मित जो पहाड़ियां होती है उसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कंकत गिरी या केम कहते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वह क्या होती है, 15 से 45 मीटर के ही बीच होती है। और यह जो आकृति होती है इसके जो शिखर होता है इसका क्या होता है, गोल टीलों की भांति होता है। ये शिखर यहाँ पर आप देख पाएंगे, यह क्या है, एक गोल टीले के समान है, और यह पृथक पृथक पहाड़ियां या छोटे से समूह के रूप में भी पाई जाती है। तो बहुत बड़ा जो रीजन है हिमानी के द्वारा निर्मित जो अवक्षेप मैदान है, हमने देखा अभी, वहां पर क्या होता है कि अगर अवसाद के जो है एक के ऊपर एक जमा होने के फलस्वरूप इस प्रकार से क्या होता है कि एक के ऊपर एक जब जम जाते हैं अवसाद के कण, जिसमें मैंने अभी बताया रेत, बजरी, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर सभी जो है जम जाते हैं, तो वहां पर अगर इस प्रकार के कोई गोल आकृति के रूप में पहाड़ी का जो है निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इनकी हाइट थोड़ी इस प्रकार से होती है, 15 से लगाकर 45 मीटर के बीच। तो इस प्रकार की कोई आकृति हमें मिलती है तो वह क्या होती है, कंकत गिरी या केम आकृति होती है। तो इस प्रकार से भी ये आकृतियां हिमानी बनाती है। अब यहाँ पर लास्ट आकृति के बारे में बात कर लेते हैं हम, हिमानी के द्वारा बनने वाली आकृति शंखपुच्छ आकृति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रेक या टेल। अब शंखपुच्छ आकृति को यहाँ पर पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हिम चादरों के विस्तार करते हुए प्रदेशों में, हिम चादरों का मतलब कोई इस प्रकार का एरिया है जहां पर पूरे रीजन में क्या है कि हिमानी ही हिमानी बर्फ जो है बर्फ फैली हुई है। उन क्षेत्रों में क्या हो, विभिन्न प्रकार के शेल पुंज होते हैं। शेल पुंज का मतलब चट्टान। ठीक है, तो कोई बर्फीले वाले रीजन में अगर चट्टानें जो है पाई जाती हैं, तो जिनमें किसी आगे की ओर बढ़ती हुई हिम चादर के मार्ग में यदि कोई शेल पुंज, ठीक है, कोई चट्टान इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि वह अपने प्रति पवन दिशा में क्या हो स्थित अधिक कोमल चट्टानें जो नरम या मुलायम चट्टानें होती उसको अपर्दित होने से यानी कि कटा होने से बचा लेता है। तो तब यहाँ जो धीमी ढाल का जो शेल पुंज होता है, यानी जो छोटा वाला हम कहें कि कोमल जो चट्टानें होती है, वह जो शेल पुंज है, चट्टान है, वह बची रह जाती है। और इसमें जो रक्षा करने वाला चट्टान है, ठीक है, वह अवशिष्ट शेल पुंज, उसको क्या कहा जाता है, श्रृंगपुंज कहा जाता है। तथा जो मुलायम चट्टान वाला हिस्सा है अवशिष्ट शेल को क्या कहता है, पुच्छ कहते हैं। जैसे इसी लैंग्वेज को आप चित्र में समझिएगा कि यहाँ पर एक कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है हमारी अर्थ का, जहां पर पूरे रीजन में क्या है, हिम यानी कि बर्फ जो है एक चादर बिछी हुई है। उस रीजन में अगर क्या हो रहा है कि हिमानी जो है क्या कर रही है, एक डायरेक्शंस में गति कर रही है, पवन की जो दिशा है वह इस डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई हिमानी वाला रीजन इस प्रकार से जहां पर पवन की जो डायरेक्शन है वह इस दिशा में, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से कठोर चट्टानें भी आपको मिलेगी। ठीक है, वहां पर, और कोमल चट्टानें भी मिलेगी। अब अगर इस प्रकार से कोई आकृति व्यवस्थित है जिसमें कठोर चट्टान क्या कर ले, जो कोमल चट्टान है उसको अपरदित होने से बचा लेती है, तो जो उसकी रक्षा करने वाले चट्टान है उसको क्या कहते हैं, हम श्रृंग कहते हैं। और जो कमजोर चट्टान है जिसकी रक्षा की गई है, ठीक है, अपरदित होने से, उसे क्या कहते हैं, हम पुच्छ कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है निर्मित अगर कोई आकृति पाई जाती है किसी हिम वाले एरिया में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं शंख पुच्छ आकृति, हिमानी के द्वारा बनने वाली आकृति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए आपका जो है क्वेश्चन रहेगा इस पर, हिमानी द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, और इसके लिए आपको 150 वर्ड लिमिट दी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो है ये क्लास एंड होती है, और आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल पेसडा को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट पेसडा.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही जो है मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूँ।
और धन्यवाद।